आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो कि लिखा गया है कुमार गंधर्व के द्वारा। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज़ का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था, परंतु उसी क्षेत्र के बाद में आई हुई लता उससे कई आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी देख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की कोई और गायिका हुई नहीं है। वेट गाइस प्लीज। कि लता की जोड़ की गायिका और हुई नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर में छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल के घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयास करेगा। यह स्वाभाविक है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है उसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ते हैं। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ते हैं। आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार, अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। एंड देयर इज अ वर्ड मीनिंग, जो कि है मल्लिकाएं का स्वरों के क्रमबद्ध समूह। स्वर मल्लिका में बोल नहीं होते, शब्द नहीं होते। एंड अगेन, सामान्य श्रोता को अगर आज की लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया, ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन है तो वह संगीत है।
लता को कोई भी गाना लीजिए उसमें 100% गानपन मौजूद होता है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने में एक विशेषता है स्वरों की निर्मलता। उसके पहले पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उतान दिखता है। मादक एक नशा जैसा उतान, मतलब एक नशे जैसी फीलिंग आती है उसका गाना सुनने के बाद। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की और देखने का जो दृष्टिकोण है वह उसकी निर्मलता में झलक रहा है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वह उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता। ऐसे कहने कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है नादमक उच्चार। अभी दो विशेषताएं आ चुकी हैं। गानपन उसकी विशेषता है और उसका स्वरों की निर्मलता। अभी तीसरी विशेषता उसके गाने की नादमक उच्चार। उसके गीत में किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्दों में विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। लेट्स सी वाइट। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमक उच्चार। उसके गीत में किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गानों में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। फर्स्टली उसका गानपन उसकी विशेषता थी। दूसरा उसके स्वरों में निर्मलता, दूसरी स्वरों में निर्मलता। तीसरा नादमक विचार। अभी चौथा है उसके करुण रस की विशेषता। ओके, सो जस्ट रीड इट। ऐसा माना जाता है कि लता के गानों में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। इसकी बजाय मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य और ध्रुतल्य के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी थी। पहली कमी उसने निकाली कि उसका जो करुण रस है उसने उसके साथ न्याय नहीं किया, बट ऐसा नहीं है। जो उसने दोनों श्रृंगार रस और करुण रस को साथ में लेके चला, क्योंकि उसने ऐ मेरे वतन के लोगों वो भी बहुत अच्छे से गाया और एक जो करुण श्रृंगार रस का आप कोई भी सॉन्ग लिख सकते हो जिसमें कि एक वो भी है, कौन सा सॉन्ग था वो, एक प्यार का नगमा है, हाँ वो वाला सॉन्ग, वो श्रृंगार रस में गाया उन्होंने। उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा गाया है। तो उसने दोनों, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया है। वो लेखक के विचार हैं कि उसने नहीं किया, पर हमारा विचार है कि उसने किया है। ओके, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी थी, तथापि यह कहना कठिन नहीं होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शक का दोष कितना। पहले तो उसने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया। अब दूसरा जो दोष है वो ज़्यादा लता का नहीं है, जबकि जो उसको संगीत देते हैं उनका है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और अकारण चिल्वाते हैं। पहला दोष करुण रस में के साथ न्याय नहीं किया और दूसरा ऊंची पट्टी में गवाते हैं उसे और चिल्वाते भी हैं। ओके, एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न ही प्रयोजनहीन है।
उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना हो ही नहीं सकती। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आएगा, एक्स्ट्रा में भी आ सकता है आपको, तो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। यह प्रश्न एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का कौन सा स्थान है। मेरे समझ से यह प्रश्न एक खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना ही नहीं हो सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वही जल्दल्य चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य धर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिकर्ष रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसमें लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यह गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। वह लता के साथ निशियंस है, और इन दोनों में हम कंपेयर तो कर नहीं सकते, पर फिर भी इन दोनों का कंपेरिजन बहुत अलग है कि जो शास्त्रीय संगीत है उसमें गंभीरता है, जो चित्रपट संगीत है उसमें चपलता और जल्दल्य है, और जो चित्रपट संगीत है वो प्राथमिक अवस्था में का ताल होता है। उसमें शास्त्रीय संगीत को ताल अपने परिकष्ट रूप से पाया जाता है, और चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, और जो शास्त्रीय संगीत है उसकी लयकारी अलग होती है और वह आसान होता है। और आफ्टर दैट चित्रपट संगीत को गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निशस्य है। 3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक के 3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक आनंदमय मूल्य एक ही है। मैं ऐसा मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशुद्ध रूप से वर्णन करता है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशुद्ध रूप से वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप से वर्णन करता है, तो वही रहस्य से छोटे सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसा देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, उस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा, उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय संगीत के पक्केपन की वजह से, ताल, सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। रंजकता वाला क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, आई थिंक सो। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा, उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक पे पक्केपन की वजह से, ताल, सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण ही नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। रंजकता का मर्म
रसिक वर्ग में समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रभावशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय संगीत और स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा सशक्त व्यक्त करने वालों से मुझे एक ही प्रश्न पूछना होगा, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रसोटकरता से गा सकेगा? नहीं, यह उसी प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि उन्होंने कान खराब नहीं किए हैं बल्कि सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं, उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। या इसने बता दिया इधर कि उसने लोगों में उसको ज़्यादा लेके समझ आने लगी। दे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर एंड ट्राई टू रिपीट इट अलॉन्ग विद द सिंगर। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक की बड़ी आत्मसृष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजातीय संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। मीन्स लोगों की अब उसमें अभिरुचि बढ़ती जा रही है। वो संगीत एक ऐसी चीज़ है विच अट्रैक्ट्स पीपल मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड हमारे माइंड के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज it develops every part, it uses our 100% mind rather than 1 or 2%, and after that लोगों का इसमें पहचान इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, उनकी जान पहचान होने लगी है और उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्रीय शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। देयरफॉर चित्रपट संगीत इज़ इम्पॉर्टेंट। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, पर मुझे लगता है उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मिति की बहुत गुंजाइश है। जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्गजों ने उपयोग किया है, उसी अब जो लता मंगेशकर ने शास्त्रीय संगीत भी गाया है, चित्रपट संगीत भी गाया है। उन्होंने पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली, इन सभी प्रदेश के लोकगीत भी बहुत ज़्यादा गाए हैं। और लेट्स रिवाइज द लाइन, रिकॉल द लाइन। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्गजों ने प्रयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्यटन की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियाँ और खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समावाहित सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी
संगीत दिग्गजों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो यह संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंतोषित, अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक विकसित हो जा रहा है और बिकॉज पीपल आर मस्ट एंजॉइंग इन दैट एंड दे कैन कनेक्टेड विद इट। वो कहते हैं ना, हम देखने में और सुनने में फ़र्क होता है। पीपल गेट मोर प्रभावित, इम्प्रेस्ड बाय सीइंग एनीथिंग रेदर देन लिसनिंग इट। ऐसे इस चित्रपट संगीत की क्षेत्र की लता अनभिक्षित सामग्री है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सबसे कहीं अधिक है। उनकी आवाज़ बहुत सुरीली है और मतलब इतनी ज़्यादा उम्र हो गई, अभी भी उनकी आवाज़ में सुरीलापन आता जा रहा है। पर एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्ट्री। एंड उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा का कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम देख रहे हैं, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। हम उसकी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। The chapter is completed. It's quite boring, but just when you revise it one more time, then you will think that it is interesting. So stay awaited for the next video.